नाज़रीन करام, अब से चंद घंटे बाद सुहेल खान अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का हलफ उठाएंगे और उनके हलफ उठाने से पहले अडयाला जेल से इमरान खान ने उनके लिए अहम तरीन पैगाम भेजा है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा बड़ी खबर है मुरीदके के अंदर होने वाले ऑपरेशन के हवाले से। समा टीवी जो कि अलीम खान का है, उन्होंने वहां पर जाकर एक प्रोग्राम किया है, लोगों से बात की है, ऐनी शाहदीन से पूछा है, इवन के जो एदी वाले थे वहां पे, जो एमएलएस वाले लोग थे, उनसे पूछा है। लोगों ने वाज़ेह तौर पर खुल के बताया है कि कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी हारी है और कितने लोग वहां पर जख्मी थे, और जो लोग जख्मी थे वो किस हालत के अंदर थे। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी कुछ इंफॉर्मेशन बताई गई है, उनके सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर लगाई गई है, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी लगाई गई है, और खसूसी तौर पर साद रिजवी के घर से जो चीज़ें बरामद हुई उनके हवाले से बाकायदा तौर पर बताया गया है कि क्या कुछ बरामद किया गया, कितनी करेंसी है, बाकी चीज़ें कितनी हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे जो इमरान खान ने अडयाला जेल से इंतहाई अहम पैगाम जारी किया वो आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली का अमल अहसन तरीके से मुकम्मल होने पर अपने तमाम मेंबरान असेंबली को मुबारकबाद पेश करता हूं। मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ने जिस तरीके से नजरिए पर डट कर बिना किसी अगर मगर के मेरे नामजद करदा वज़ीर आला को वोट दिए वो काबिल सताइश है। मैं अली अमीन गंडापुर को भी खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के एक नहीं बल्कि 3 मरतबा इस्तीफा दिया। यह हमवार ट्रांजेक्शन इस बात का सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के नजरिए का बोलबाला है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कोई भी सहाफ़ी चला जाए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और अपनी मर्जी का एरिया सिलेक्ट कर ले और वहां पर जाकर लोगों से पूछ ले कि आप किसके साथ खड़े हैं, आप किसके नजरिए को सपोर्ट करते हैं, तो 98% लोग, ये मैं कम से कम नंबर आपको बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 100% हो सकता है, सारे लोग आपको कहेंगे कि हम इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं, हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। मजीद इमरान खान ने सुहेल खान अफरीदी के लिए खसूसी पैगाम भेजा। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी को खसूसी पैगाम देना चाहता हूं कि वो मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, लिहाजा उसे खुलकर खेलना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उससे मुंसलिक लोगों को सिर्फ इसलिए गद्दार कह देना कि वो किसी पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है, यह इंतहाई खतरनाक अमल है। इस बुनियाद पर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने और रियासत मुखालफ का लेबल लगाने वालों की दुकानें बंद होनी चाहिए। यह भी कहा कि बतौर सियासतदान ऐसी किसी भी पॉलिसी पर तनकीद करना मेरा हक है जो अवाम के मफाद, मुल्क की सालमियत और जमहूरियत के खिलाफ हो। ऐसी हर पॉलिसी की मुखालफत की है और करता रहूंगा जो मुल्की मफाद के खिलाफ हो। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने हमें मैंडेट दिया है और हम DGISPR को नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को जवाब दें, इसलिए हम पाकिस्तान और सूबे की अवाम के मफाद के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। यह भी कहा कि मेरी फौज से कोई दुश्मनी नहीं है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और अवाम भी मेरी है। यह कहा कि मेरे अपने खानदान से कई लोग फौज से तल्लुक रखते हैं। 1965 की जंग में हमारे जमान पार्क से 8 से 7 घरों से मेरे खानदान के लोग फौज में थे और मुल्क का दिफा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस होता है जब दहशतगर्दी की जंग में फौज के सिपाहियों का खून बहता है, मगर इसके बावजूद बदअमनी कायम रहती है और दोनों तरफ हमारे लोग मारे जाते हैं। यह इमरान खान ने बात की। यह भी कहा कि तारीख से साबित है कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन दहशतगर्दी का हल नहीं है। हमारा असूली मौकफ है कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इसमें कोलेक्ट्रल डैमेज के नाम पर मासूम लोग शहीद होते हैं और वह अपने इलाकों से दरबदर होते हैं। कई दहाइयों से बड़े बड़े ऑपरेशन करके दहशतगर्दी खत्म करने की कोशिश में है, मगर यह नसूर खत्म नहीं हो रहा। हर साल बहुत सा कीमती खून बह रहा है। कभी फौज और कभी पुलिस फोर्सेस के एहलकारों की शहादतें होती हैं, तो कभी मासूम शहरी दहशतगर्दी के वाकयात में अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। यह भी कहा कि हमेशा कहा है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए बंद कमरों के फैसलों की बजाय एक मौसर सियासी बसीरत पर मबनी जामे हिकमत अमली की जरूरत है। सियासी नुमाइंदों और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मौजूदगी और मशावरत के बगैर बनाई गई कोई भी पॉलिसी काबिल कबूल नहीं है। यह कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी बनाते हुए तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाए, चाहे वो मुकामी कबाइल हो या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वफाकी हुकूमत या अफगान हुकूमत। अफगानिस्तान के साथ बातचीत के बगैर दहशतगर्दी का मसला हल नहीं हो सकता। यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की नई हुकूमत को एक मरतबा फिर से हिदायत करता हूं कि दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम फ्रीकैन के साथ बात करके मौसर और जामिया हिकमत अमली बनाए, ताकि सूबे में मौसर और देर पर अमन कायम हो और नतीजन मौशत बहाल हो। आखिर में इमरान खान ने कहा कि हर जमहूरी माशरे में आवाम को एहतजाज का हक हासिल होता है। निहत्थे लोगों पर तशद्दुद करना और सीधी गोलियां चलाना किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। तहरीक लब्बई के साथ जो जुल्म हुआ, तहरीक इंसाफ 3 साल से यही जुल्म बर्दाश्त कर रही है। 26 नवंबर को डी चौक में भी ऐसे ही खून की होली खेली गई, लेकिन जब हमारे निहत्थे कारकुनान पर और वहां पर हमारे निहत्थे कारकुनान पर स्नाइपर से गोलियां चलवाई गई, मैं मुरीद के साने में तशद्दुद और नहत्ती अवाम को गोलियां मारने की पुरजोर मजम्मत करता हूं। यह सारे का सारा इमरान खान का पैगाम है जो इमरान खान ने अडयाला जेल से जारी किया। अब जरा आगे आ जाए। हफीजुल्लाह न्याजी ने एक बड़ी अहम बात की है अजमल जामी के शो में। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। एक है जुल्फकार अली भुट्टो और दूसरे हैं इमरान खान। उन्होंने कहा कि बेनजीर के बाप को, यानी कि जुल्फकार अली भुट्टो को जिन लोगों ने फांसी दी, बेनजीर ने उन्हीं लोगों के साथ मफाहमत की। दूसरी मिसाल उन्होंने दी कि मरियम के बाप की मज़ाहमत की सियासत मरियम बाप की मज़ाहमत की सियासत को लेकर चली और जिनसे मज़ाहमत करनी थी उनके साथ मफाहमत कर ली। यानी कि 2 बंदे ऐसे हैं
जिन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया, जुल्फकार अली भुट्टो और इमरान खान। और 2 बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने वालिद के नजरिए को आगे वो लेकर नहीं चले, ना बेनजीर भुट्टो चली और ना मोहतरमा मरियम नवाज साहबा चली। अब जरा आगे आ जाए जी। समा डिजिटल ने मुरीदके के अंदर जाकर एक शो रिकॉर्ड किया है, वहां पर एनी शाहदीन से लोगों से बातें की हैं, उनसे पूछा है कि मुरीदके के अंदर जब ऑपरेशन हुआ तो ये ऑपरेशन किस नौयत का था, यहाँ पर कितना जानी नुकसान हुआ है, कितनी तादाद में लोग अपनी जान की बाजी हार गए हैं और कितनी तादाद के अंदर लोग जख्मी हुए हैं, और जो लोग जख्मी हुए हैं उनको वहां से किस जगह पर ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी कि मुंतकिल किया जा रहा है। तो आनी शाहदीन ने बात करते हुए बताया, एक साहब ने बताया कि यहां पर हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 600 से जायद लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। एंकर ने पूछा कि क्या वाकई ही इतनी बड़ी तादाद में लोग गए हैं अपनी जान से? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम जब बाहर निकले तो हर तरफ हमने देखा कि लोग पड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेन मरीज के जो वहाँ पे जिस जगह पे कंटेनर था, उधर गलियों में, छतों पर, हर जगह पर लोग पड़े हुए थे, जो लोग अपनी जान की बाजी हार चुके थे। ये आप अंदाजा लगा लें। और ये कोई और नहीं, ये अलीम खान का चैनल है, वहां पर यह प्रोग्राम चला है। मजीद जो एदी वाले लोग हैं जो एम्बुलेंस वहां पर लेकर आए थे, उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया, उन्होंने कहा जी हमने 100 से ज़ायद मरीजों को म्यू हॉस्पिटल शिफ्ट किया है और 150 लोग ऐसे हैं जिनको बुलेट इंजरी हुई, किसी की बाजू में, किसी के कंधे में, किसी की पेट में और किसी की टांग में। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं। अब जरा आगे आ जाएं, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं। कल के व्लॉग के अंदर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि आने वाला वक्त उन तमाम लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो आवाज़ उठाएं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो हाफिज़ साहब जो सारी रात वास्ते देता रहा, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते, माओ का वास्ता देता रहा, माओ के दूध का वास्ता देता रहा कि हमें इस तरीके के निशाना मत बनाओ और हमारे साथ बैठो, हमारे साथ मुज़ाकरात करो। और जिस वक्त हाफिज़ साहब ये बात कर रहे थे उस वक्त दोनों तरफ नुकसान हो चुका था। जो लॉन्ग मार्च के शुरका थे उनका भी बड़ी तादाद के अंदर नुकसान हो चुका था और पुलिस वालों का भी नुकसान हो चुका था। अब वहां पर हुकूमत के हाथ में थी सारी की सारी गेम की हुकूमत क्या करती है, क्योंकि उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया था कि हमें आप 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर कोई भी डेट दे दें, हम दोबारा आ जाएंगे, हम यहां से कॉल ऑफ करते हैं। ये वो वाज़ह तौर पर कह रहे थे, उन्हें नजर आ रहा था कि क्या होने के लिए जा रहा है। लेकिन हुकूमत के पास 2 रास्ते थे कि एक, हुकूमत मुज़ाकरात करती और फॉर द टाइम बीइंग ये सारा कुछ वाइंड अप करते, लोग अपने घरों को आते, जितना नुकसान हो चुका था उस पर वो कहते कि ठीक है जितना नुकसान हो गया अब मजीद आगे ना करें, दोनों तरफ नुकसान ना हो। लेकिन हुकूमत ने फैसला किया कि नहीं, हम तो ताकत के साथ जाएंगे क्योंकि हमारे हाथ में तो सब कुछ है, लिहाजा हम जो कर सकते हैं हम करेंगे। और फिर हुकूमत ने किया। उस रात को साद रिजवी की जानब से पाकिस्तान के बड़े बड़े पाकिस्तान के लोग, मैं रिलीजियस लोगों की बात कर रहा हूँ, उलमा किराम की, उनसे राब्ते की कोशिश की गई कि आप लोग बीच में आएँ, पढ़ें, ये बड़ा अफसोसनाक काम होने के लिए जा रहा है, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो लोग खरगोश की नींद सो रहे। और फिर 2 दिन बाद उठ के एक होम्योपैथिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब जो मैंने आपको चीज़ बताई थी उसका रद्द अमल आना शुरू हो गया है। नौजवानों ने अपनी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर लगाना शुरू कर दी हैं, जिसमें अब एक नौजवान की वीडियो है, हू बहू जो उसके लफ्ज़ हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। उससे आपको अंदाजा होगा कि ये जो नौजवान लोग हैं अब ये क्या सोच रहे हैं, जो पाकिस्तान की यंग जनरेशन है वो अब क्या सोच रही है। एक नौजवान ने अपनी वीडियो बनाई, उन्होंने कहा कि इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब दज्जाल अपनी खुदाई का दावा करेगा तो पाकिस्तान की उलमा उसके हाथ पर बैत करेंगे और कहेंगे ए दज्जाल तेरा ही आसरा, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। जब आवाम को इनकी जरूरत होती है उन पर गोलियां चलाई जा रही होती हैं, जब लोगों के हकूक मारे जा रहे होते हैं, ये लोग बिलों में जाकर छुप जाते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने एक आलम का नाम भी लिया, मैं नाम यहां पर नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि उन जैसे उलमा कराम के ऊपर डैश है, इन उलमा का दीन से कोई किस्म का तल्लक नहीं, इनका तल्लक सिर्फ चंदा खाने से है। ठीक है जी, ये अब नौजवान लोग जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और आने वाले वक्त में आपको ये शिद्दत मजीद बढ़ती हुई नजर आएगी। वजह उसकी सिर्फ ये है कि देखें, हमने बचपन से एक चीज पढ़ रखी है ना, सुन रखी है, करबला के मैदान के अंदर जो हुआ, जो पाकिस्तान की कौम है, कम से कम माएँ अपने बच्चों को, और जो बच्चे जो दीन की तालीम हासिल करते हैं, बच्चों को वहाँ पे फलसफा हुसैन का तो पता चलता है ना, वहाँ पर लोगों को हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किरदार का और यजीद के किरदार का पता तो चलता है ना, तो लोग तो फिर सवाल करते हैं, लोग पूछते हैं। और यही बात है कि जो नौजवान हमारे बच्चे हैं वो अब ये सवाल पूछ रहे हैं और बड़े दबंग तरीके से ये सवाल पूछ रहे हैं। देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी, ये आगे से जवाब देंगे या नहीं देंगे। आगे आ जाए जी। पंजाब हुकूमत की जानब से वाज़ह तौर पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर पूरी की पूरी डिटेल लगाई है कि साद रिजवी के घर से उन्होंने क्या क्या बरामद किया है, करेंसी कितनी है, पाकिस्तानी करेंसी कितनी है, सऊदी करेंसी कितनी है, पाउंड कितने हैं, डॉलर्स कितने हैं, सोना कितना है, बाकी सारी की सारी चीज़ें कितनी हैं, और ये करोड़ों के अंदर ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है जी, ये एक सोशल मीडिया सारफ है, उन्होंने कुछ सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि क्या साद रिजवी कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा है, क्या साद कभी किसी हुकूमत का हिस्सा रहा है, क्या वो किसी सरकारी ओहदे के ऊपर रहा है, क्या वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक का गवर्नर या कभी सूबाई या वफाकी खजाने का वजीर रहा है, क्या उससे बरामद होने वाली रकम किसी से डिकेटी करके छीनी गई है, क्या उसने पैसे कमाने के लिए कोई गैर कानूनी काम किया है,
انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے گھر سے ملنے والی رقم کیسے غیر قانونی ہوگی؟ یہ کہا کہ وہ پاکستان کی ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، پاکستان سمیت پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے ان کو اربوں روپے فنڈز دیں تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل سوال یہ ہے کہ پولیس نے صرف احتجاج کرنے کے جرم میں ان کے گھر پر چھاپا کیوں مارا؟ پولیس نے کون سی عدالت کے حکم پر سعد رضوی کے گھر گھس کر سرچ آپریشن کی اجازت لی؟ انہوں نے کہا کہ مختصر یہ کہ سعد رضوی کے گھر سے برآمد ہونے والی رقم نہ غیر قانونی ہے اور نہ چوری کی ہے، نہ ڈکیٹی کی ہے، نہ ریاست کے خزانے سے لوٹی گئی ہے۔ البتہ پولیس کا یہ اقدام نہ صرف غیر قانونی بلکہ ڈکیٹی ہے جو عام شہری کے گھر میں کی گئی ہے۔